नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। हरियाणा से पहली खबर सामने आई है जहां पर आपको जानकारी देखिए, कृषि प्रधान राज्य में स्पोर्ट्स हब बनाने के याद में लगातार तमाम तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में आपको यह भी जानकारी दें कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पंचकुला को पर्यटन का एक नया केंद्र बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने मोरनी के टिक्कर ताल में कई खेल गतिविधियों जैसे पैरासेलिंग, पैरामोटर और जेट स्कूटर का उद्घाटन किया। सीएम की तरफ से टिक्कर ताल में किए गए इस औपचारिक उद्घाटन के साथ ही अब तमाम एरो और वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो गए हैं। एक टूरिस्ट प्लेस मोरनी टिक्कर ताल एक प्रकार से इसको घोषित किया जा रहा है। अब आगे से प्रदेश के नक्शे में, देश के नक्शे में जरूर कहीं ना कहीं मोरनी का नाम, टिक्कर ताल का नाम इस ओर दर्ज होगा। और जो विश्व भर के या देश भर के जो टूरिस्ट हैं अपने स्थान से वो टूरिज्म के नाते से दूसरे स्थानों पर जाते हैं, निश्चित रूप से जब हरियाणा से होकर निकलेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया कि अभी तक तो हमारा टूरिस्ट सामान्य क्या हरियाणा की किसी चीज की तरफ आकर्षण बहुत कम ही होता है। दिल्ली से 8 मेला फरवरी में लगता है, उसमें आते हैं लोग। एक लिमिटेड सा उनका दायरा है जो लोग आते हैं। ऐसे ही कुछ स्थान पुरातत्व की चीजों को देखने के लिए भी जाते हैं। काकीगढ़ जाते हैं, कहीं कोई किला देखने जाते हैं, कहीं पुरातन काल की ऐसी कुछ चीजें वो देखने जाते हैं। धार्मिक टूरिज्म इस नाते से कुरुक्षेत्र एक बड़ा स्थान है जहाँ लोग आते हैं, जाते हैं। लेकिन सीनरी जिसको कहना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र या कोई वाटर स्पोर्ट्स या इस प्रकार का अभी हरियाणा में उतना बड़ा कहीं है नहीं। कभी बड़खल लेक पर थोड़ा होता था, लेकिन बड़खल लेक का पानी सूखने के बाद वो बोटिंग और वो सारी चीजें वहाँ समाप्त हो गई। अब नए सिरे से इन चीजों को आगे बढ़ने का हमने विचार किया। तो पहला केंद्र टिक्कर ताल का ही जो आपने देखा है कि पिछली बार पानी कम था, इस बार वर्षा के कारण से वो अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा पानी यहाँ होता है। अभी थोड़ा बहुत पीछे से झरने वगैरह चल भी रहे हैं, अक्टूबर तक तो चलेंगे, लेकिन उसके बाद वो सब सूख जाते हैं। वर्षा के कारण से ही पानी सब आता है। उनके नाते से आज हमने देखा, पिछली बार हमने देखा, इसको कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग भी पिछली बार डेमो दिखाया था, लेकिन अभी पैराग्लाइडिंग के कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, वो महीने में 2 महीने में पूरी हो जाएंगे। कुछ लाइसेंसिंग के उसके काम होते हैं, कुछ इसके लॉज बाय लॉज रूल ये बनाए जाते हैं, क्योंकि रिस्की गेम होने के नाते से फॉर्मेलिटीज में करनी पड़ती है। वो सब करने के बाद वो शुरू होगा। ऐसे ही कुछ समय के बाद इंदौर में बैलूनिंग ये भी शुरू हो जाएगा। वो भी कंपनी से बातचीत चल रही है, उन्होंने अपना डेमो दे दिया है, उसका टेंडर करके उसको फाइनल करना है। कुल मिलाकर के मोरनी का ये जिला, इसमें चाहे वो सीनिक टूरिज्म हो और चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो, इसको बढ़ाने के लिए ये सब पग उठाए जा रहे हैं। आज एक बस, सिटी टूरिज्म की जो बस है, उसको उद्घाटन किया, उसका एक प्रकार से प्रोग्राम उसका लॉन्च किया है। तो सप्ताह में 2 दिन ऐसे जो टूर लोग ऑर्गेनाइज करेंगे बुकिंग के हिसाब से उनको किया जाएगा। आज इसको विधिवत इलाहाबाद विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। कोविड के चलते इन चुनावों में जारी गाइडलाइंस के तहत राजनीतिक पार्टियां इस बार रोड शो नहीं निकाल पाएंगी। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वह चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को होगा और चुनाव का परिणाम 2 नवंबर को घोषित किया जाएगा। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि उनकी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। उन्होंने बताया कि यह उपचुनाव कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत करवाया जाएगा। सभी पार्टी के उम्मीदवार 5-5 मेंबर डोर टू डोर जाकर वोटों की अपील कर सकते हैं। साथ ही जो पुराने काम चल रहे हैं वो जारी रहेंगे और नए काम शुरू नहीं किए जाएंगे। और वही कुरुक्षेत्र में थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद न होने के कारण किसान मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए और उनके समर्थन में मजदूर भी भारी संख्या में पहुंचे। किसानों ने न सिर्फ मार्केट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया बल्कि गेट पर ताला ही जड़ दिया। किसानों ने कहा कि अगर आज खरीद शुरू नहीं हुई तो लघु सचिवालय में सांसद और विधायक के कार्यालय के बाहर अनाज गिराकर
वहीं से खरीद करवाएंगे। उधर भारी संख्या में किसान मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर बैठ गए हैं। और वही सोनीपत में शिक्षा विभाग कार्यालय पर कर्मचारियों के समय पर न आने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं और इसी को लेकर सोनीपत से शिक्षा विभाग कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग की रेड की है। सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों के समय पर न पहुंचने को लेकर 9 बजे करीबन 50% स्टाफ गैर हाजिर मिला। छापेमारी की खबर फैलते ही आनन फानन में कर्मचारियों के कार्यालय में पहुंचने की सिलसिला भी शुरू हुआ है। वही गुरुग्राम में नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि किसी भी सूरत में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल निगम कमिश्नर को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि आधिकारिक मिलीभगत के चलते साइबर सिटी के तमाम 35 वार्डों में अवैध निर्माण किया जा रहा है। शहर के कृष्णा कॉलोनी, न्यू कॉलोनी, माउंट मॉडल टाउन, ज्योति पार्क, मदनपुरी जैसे पॉश इलाकों में धड़ल्ले से फ्लैट्स और बिना किसी एनओसी और नक्शे के मकान बनाए जा रहे हैं, जो कॉलोनियों की आधारभूत संरचना के लिए बड़ा खतरा बनते जा रही हैं। इसी के मद्देनजर नगर निगम कमिश्नर ने सर्वे करवा इन सभी अवैध निर्माणों को जमींदोज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 700 अवैध निर्माणों को पहचाना जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अंबाला में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के समापन पर बुधवार को अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने यज्ञ में शिरकत की। इस दौरान हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद मौजूद रहे। ज्ञान यज्ञ में भाई प्रेम सागर जी भारती ने कथा की। यज्ञ के दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आया। और वही महम में एनजीओ के नाम पर लोगों से ठगी की गई है। महम कस्बे में सहित कई गांवों में आरोपियों ने 1100 रुपए की पर्ची काटी। घरों में होम सेंटर, ब्यूटी पार्लर खुलवाने की बात कही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ्रॉड का शक होने पर फरमाना गांव को 2 आरोपी युवती पकड़ी गई। दोनों आरोपी युवतियों को पीड़ितों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। फिलहाल पुलिस दोनों युवतियों से पूछताछ कर रही है, जांच जारी है। करीब 50 सालों से रेलवे की जमीन पर बने मकानों को तोड़फोड़ के दस्ते ने धाराशाही करना शुरू कर दिया था। इसी बीच तोड़फोड़ रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक तोड़फोड़ को रोक दिया है। पर बनी अवैध कॉलोनियों पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है और पूरे तोड़फोड़ के दस्ते की तरफ से अगर मैं आपको देखिए तस्वीर दिखाऊं तो ये संजय नगर के नाम से एक एरिया बसा हुआ था, जहां झुग्गी और तमाम पक्के मकान बने हुए थे। और इससे पहले भी करीब 10 दिन पहले करीब 900 के करीब मकानों को यहां तोड़ा गया था। इसके बाद में आज भी करीब 650 के करीब ये मकान हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। और दस्ते पर साफ तौर से आप ये जो जेसीबी हैं उनको देख सकते हैं कि यहाँ जेसीबी चलती हुई और भारी पुलिस बल की यहाँ तैनाती भी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ही इस तोड़फोड़ को लेकर स्टे दे दिया गया है, लेकिन उस स्टे के बावजूद भी यहां तोड़फोड़ आप साफ तौर से होती हुई देख रहे हैं। जो दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे आ गया, लेकिन उसके अभी आदेश यहां तक नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश दिए हों, चूंकि उनके वकील भी इस बात को कहते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं कि तमाम जो यहाँ जितने भी मकान या झुग्गियाँ हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन जब तक आदेश लिखित में अधिकारियों तक या ड्यूटी मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुँचते हैं तब तक शायद कार्रवाई ना रुके और तब तक ये लगातार जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो जारी रहेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और वही भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में छापेमारी की और रजिस्टर चेक करना शुरू किया तो हड़कंप सा मच गया। सीएम फ्लाइंग टीम के इंचार्ज आजाद सिंह ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में तैनात 48 से 35 कर्मचारी हाजिर दिखाई दिए, लेकिन उनमें से 7 कर्मचारी अपनी सीटों से गायब थे। पूरे प्रदेश भर में आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर सीएम फ्लाइंग की दबिश देखी गई और इसी कड़ी में भिवानी में भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग के द्वारा दबिश दी गई, छापेमार कार्रवाई की गई। जब सीएम फ्लाइंग कार्यालय में पहुंची तो कुल कर्मचारियों में से 7 कर्मचारी गायब थे। हालांकि इन कर्मचारियों को जब मामले की जानकारी हुई तो 5 कर्मचारी जरूर कार्यालय में उपस्थित हो गए थे, लेकिन 2 कर्मचारी उसके बाद भी गायब मिले थे। इस जांच के दौरान पूरे लघु सचिवालय में आज हड़कंप की स्थिति देखी गई। छापे के दौरान तमाम कर्मचारी घबराए हुए, सहमे हुए से दिखाई दिए थे।
हालांकि तमाम रिकॉर्ड को खंगाला गया था पूरे हरियाणा में, क्योंकि आज जांच की गई थी, छापेमार कार्रवाई की गई थी, रेड की गई थी। कुछ ज़िलों में इस तरह की अनियमितताएं भी पाई गई थी। एक तरह से संकेत दिया गया है कि लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वही करनाल में 3 दिवसीय ऑल इंडिया सिविल सर्विस एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। देश भर के विभिन्न राज्यों के 650 महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। करनाल के कर्ण स्टेडियम में आयोजित सिविल सर्विस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के बीच दौड़, लॉन्ग जंप, गोला फेंक के मुकाबले चल रहे हैं। प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी मनदीप कुमार ने बताया कि कामकाज के दौरान सरकारी अधिकारियों को वर्किंग स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। ऐसे में खेलों से स्ट्रेस आसानी से दूर किया जा सकता है। पलवल के मुजगटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव औरंगाबाद में एक ही परिवार के सभी सदस्यों की मौत का मामला सामने आया, जिसमें परिवार के 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। परिवार के मुखिया नरेश ने पहले पत्नी और बच्चों को कोई जहरीला पदार्थ पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद खुद फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस इसको कोई आपसी पति पत्नी की कलह मान रही है और इस आत्महत्या से गांव में मातम छाया हुआ है। पुलिस ने मृतक के पिता की लखी राम की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी जिले के गांव आदमपुर दाढ़ी 17 साल की लड़की नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी का शव मिला। शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया गया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया। पुलिस इस केस को लेकर कार्रवाई नहीं कर रही थी। 27 तारीख से ये लड़की लापता थी। पुलिस के पास शिकायत दर्ज थी। चरखी दादरी जिले के गांव आदमपुर दाढ़ी निवासी एक कबड्डी खिलाड़ी का शव तालाब में मिलने से न केवल गांव में सनसनी फैल गई, बल्कि ग्रामीणों व परिजनों में रोष देखने को मिला। और इसी रोष के चलते ग्रामीणों ने न केवल शव को सड़क मार्ग पर रखकर मार्ग को अवरुद्ध किया, बल्कि पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े किए। दरअसल आपको बता दें कि 3 दिन पहले एक कबड्डी खिलाड़ी जो कि 16-17 वर्षीय थी, उसकी गुमशुदगी हुई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने हालांकि एक आरोपी को नामजद भी किया था, उसको गिरफ्तार किए जाने की जानकारी भी मिली थी। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जिस तरह का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया है, बीच बचाव का रास्ता अख्तियार कर रही थी। आज इस कबड्डी खिलाड़ी का शव गांव के तालाब में मिला था। उसके बाद शव को निकालकर ग्रामीणों ने और परिजनों ने इसको चरखी दादरी महेंद्रगढ़ मार्ग पर गांव में ही सड़क जाम कर दिया। मामले की इत्तला पुलिस अधिकारियों को हुई, प्रशासनिक अमले को दी गई। काफ़ी देर के बाद चरखी दादरी के पुलिस कप्तान मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके बाद ही ग्रामीण शव उठाने पर राजी हुए। हालांकि पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे। अब तो जांच का विषय है कि आखिर पुलिस की भूमिका यहाँ पर किस कदर, कितनी उस आरोपी युवक के पक्ष में थी या पूरा माजरा क्या था। ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। जांच के बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। लेकिन 5 घंटे तक इस सड़क मार्ग को अवरुद्ध किया गया, जिस कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी, वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वही पानीपत की दुर्गा कॉलोनी में देर रात छेड़छाड़ का विरोध करने पर मंचलों ने एक महिला के साथ मारपीट की। महिला ने जिसके बाद थाने में शिकायत दी। देर रात महिला अपने रिश्तेदार के साथ घर जा रही थी तो रास्ते में उसी कॉलोनी के रहने वाले कुछ युवकों ने उस पर गलत कमेंट करने शुरू कर दिए और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो युवकों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई। आरोपी यही नहीं रुके। आरोपियों ने सुबह फिर से पति पत्नी दोनों पर हमला कर दिया। हमले में पति पत्नी दोनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पति पत्नी दोनों का सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। पूरे मामले की शिकायत के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है।
प्रदेश में भी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। कैथल में डॉक्टरों ने दौड़ का आयोजन किया। ये दौड़ एक अस्पताल से लेकर शहर का चक्कर लगाती हुई वापसी अपने गंतव्य पर आकर खत्म हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि दौड़ के जरिए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो दिल की बीमारियों से बचें और अपना ख्याल रखें। आजकल जो खान पान है उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। युवा भी दिल की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें सप्ताह में कम से कम 5 दिन हर रोज 30 मिनट योगाभ्यास और दौड़ना होगा। साथ ही अपने खान पान में सुधार लाना होगा। फास्ट फूड से बचना होगा, तभी हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। वर्ल्ड हार्ट डे के दिन दिल को मजबूत करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। यमुनानगर में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज महाराजा अग्रसेन कॉलेज में वर्ल्ड हार्ट डे का आयोजन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ से आए डॉक्टर बाली व अन्य हार्ट विशेषज्ञों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि आज जो हार्ट की बीमारी बढ़ती जा रही है, इसका जो मुख्य कारण है वो हमारा ग्राउंड से बाहर जाना है। इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी एक कारण बनाया। उन्होंने बोला कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मोबाइल, इंटरनेट पर या अन्य जानकारियाँ, चाहे हमारी खेलों की बातें हैं, हम इस पर तो बिजी हो जाते हैं, हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहते। तो जबकि हमको योगा पर बल देना चाहिए, ग्राउंड में जाना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करने चाहिए। हमें हमारी टेक्नोलॉजी का दास ना होकर इसका उपयोग करता होना चाहिए, क्योंकि यदि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जान पाएंगे तो ही हम बच पाएंगे। क्योंकि जो हम हर समय घर के अंदर रहते हैं, शारीरिक काम नहीं करते, तो उससे हमारे को हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाती है और अन्य कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। उन्होंने डॉक्टरों को भी आह्वान किया कि डॉक्टर लोगों की सेवा करते हैं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब उनकी अपनी बात आती है तो डॉक्टर अपनी सेहत का ध्यान नहीं करते। यही कारण है कि डॉक्टर जो है आम आदमी की अपेक्षा कम जीवित रहता है, जबकि समाज को डॉक्टर की जरूरत रहती है, क्योंकि दूसरों की जिंदगी सेव करता है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।